एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस। देखिए, बीकॉम में एक सब्जेक्ट होता है जिसका मीनिंग होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर पे आपको वीडियो देखनी है तो वो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो अलग से वीडियो है, उसका मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। इसमें हम जनरली बात करेंगे इस टॉपिक में कि एक बिजनेस को अगर हम ऑर्गेनाइज्ड वे में रखें, अगर उसमें प्रॉपर रिसोर्सेज हम ऐसे करें कि उनको अच्छे से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अथॉरिटीज़ डेलीगेट की हों, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन की हों, तो एक बिज़नेस का क्या इंपॉर्टेंस होगी उसके लिए, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, हम मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग क्या है कि एक प्रोसेस है जिसमें हम सभी प्लान्स, पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स को एक्शन में लाते हैं सो दैट कि हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव जो है अचीव हो सके। ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर है। देखिए, हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, इसमें मैं आपको ओवरव्यू ही दूंगी उनका थोड़ा, जैसे मैं, क्योंकि मैं हमने जो है पिछली वीडियो में वो सारा टॉपिक कवर किया हुआ है। सोल ट्रेडर कंपनी होगी, सोल ट्रेडर हो गया। मैंने आपको बताया था कि जो सोल ट्रेडर होता है उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ले ली पार्टनरशिप। अगर जहाँ पे वर्ड आए पार्टनरशिप तो समझ जाना कि वो ऑर्डिनरी पार्टनरशिप की बात हो रही है। हमने अगर ऑर्गेनाइज करना अपने स्ट्रक्चर को, ऑर्गेनाइजिंग का क्या काम होता है कि उसने जो अपने, उसके पास एम्प्लॉयज़ हैं, उसकी ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो भी उसने काम करना है उन सभी को उसने किस वे में काम करवाना है। उसने कंपनी फॉर्म में काम करवाना है उनसे, कि जैसे कंपनी में ड्यूटीज़ डेलीगेट की जाती है, अथॉरिटीज़ डेलीगेट की जाती है, वैसे ही करवाना है। सोल ट्रेडर में की तरह करवाना है या पार्टनरशिप की तरह करवाना है, कैसे उसने अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, ब्रिंग पीपल और फिजिकल रिसोर्सेज टुगेदर इन ऑर्डरली मैनर। ऑर्डरली मैनर में, एक ऑर्डर में हमने लोगों को और फिजिकल रिसोर्सेज को, मशीनरी, मैन, जो 7 M's होते हैं ना, ये हमें पता है कौन से होते हैं, मशीनरी, मैन, मनी, मटेरियल, ये सारे, इनको इकट्ठे हमने काम करवाना है एक ऑर्डर में कोऑर्डिनेशन के साथ। ठीक है, सो एल ने इसकी बड़ी एक अच्छी इंपॉर्टेंट जो है वो डेफिनेशन दी है। कहते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग क्या प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं वर्क की जो कि परफॉर्म करना होता है, और जिसमें हम डिफाइन करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को, डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी को, और एस्टेब्लिश करते हैं रिलेशनशिप जो कि अनेबल करते हैं पीपल को कि वो काम करें इफेक्टिवली टुगेदर। ठीक, इसने सभी पॉइंट्स को क्लियरली कर लिया। यही इसकी फीचर्स, यही इसके एलिमेंट्स बनते हैं कि आइडेंटिफाई करना है काम को, ग्रुपिंग करनी है उस वर्क की, डेलीगेट करनी है अथॉरिटी, डिफाइन करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिलेशंस एस्टैब्लिश करने हैं। नेक्स्ट कून्स एंड ओडोनल ने भी अपनी डेफिनेशन दी है कि ये इसमें क्या होता है कि एक अथॉरिटी जो है रिलेशनशिप हम बनाते हैं इसमें, सो दैट की कोऑर्डिनेशन रहे बिटवीन बोथ वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी। ठीक है जी, सेम लेवल के लोगों में भी जो है वो कोऑर्डिनेशन रहे, और सबॉर्डिनेट और सुपीरियर में भी जो है वो कोऑर्डिनेशन बनी रहे। ऐसा हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए। नेक्स्ट आगे इसके फीचर्स, इसके आप एलिमेंट्स भी यही कह सकते हो। फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहला काम क्या होता है कि जो हमने काम है उसको बांट लेना है, डिवाइड कर लेना है। लेबर जो है वो डिवाइड कर लेनी है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनमें स्किल्स हैं, उसके बेसिस पे हमने जो है वो काम को डिवाइड करना है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। जब हमने काम को अलग अलग स्किल्स के लोगों के हिसाब से उनको डिवाइड कर दिया तो उनमें कोऑर्डिनेशन भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि प्रोडक्शन वाले ने जो है वो 10 यूनिट्स तैयार किए हैं और सेल्स वाले ने अभी एक भी नहीं बेची, तो ये हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्शन पड़ी रहेगी। सो कोऑर्डिनेशन के साथ चलना है कि अगर सेल्स कम हो रही है तो प्रोडक्शन भी थोड़ी कम कर दो। नेक्स्ट है कॉमन ऑब्जेक्टिव। कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मीन्स कि हमने एक काम करना है एक एंटरप्राइज के गोल को अचीव करने के लिए जो सभी का कॉमन होता है। कोऑपरेटिव रिलेशनशिप। कोऑपरेटिव रिलेशनशिप मीन्स कि कोऑपरेशन के साथ काम करना। ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम मीनिंगफुल रिलेशंस बनाते हैं, और ये स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि मोटिवेट करे पीपल को कि अगर हमने अच्छे काम किया, कलेक्टिवली टुगेदर काम किया तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। वेल डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है ना जो ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी बड़ा अच्छा होना चाहिए। उसमें एक हायरार्की होनी चाहिए जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करे। हमेशा एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है जहाँ से चेन ऑफ अथॉरिटी स्ट्रेच की जाती है। मीन्स कि ए मान लो वहाँ का सीईओ है जहाँ हेड है, तो इसने आगे अथॉरिटी डेलीगेट करनी है, इसके आगे जो है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होंगे, उन मैनेजर्स के आगे भी जो है वो लाइन मैनेजर्स होंगे। ठीक है जी, ऐसे अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट की जाती है आगे फर्दर। सो ये एक चेन होगी। चेन कहाँ से स्टार्ट हुई, ए से, जो सीईओ था, मेन हेड था। सीईओ नहीं है, कुछ और भी आप एग्जांपल ले सकते हो या आपकी विश है। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हम यहाँ से सीधे कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन से ही, वैसे पीछे तो ये पॉइंट्स भी बनाए हुए हैं, ऐसे आप एग्जाम में भी पॉइंट्स बना सकते हैं।
ठीक है, जहाँ पे फर्स्ट आ गया फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग। कहते हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें डिसीजंस जो है वो कलेक्टिवली और एफिशिएंटली लिए जाते हैं, क्योंकि हर एक बंदे ने पार्टिसिपेट करना है। और अगर ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है बिजनेस का हमारा वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, एफिशिएंट होगा, तो ऑब्वियसली डिसीजंस भी हम टाइमली लेंगे और हमें फ़ायदा होगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कहते हैं कि मीन्स की वेस्टेज को रिड्यूस करना है और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को जो है रिसोर्सेज की हमने करनी है। जब भी अथॉरिटी हमने डेलीगेट करनी है ना एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसके साथ हमने उस बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी है। सो ये उसकी ऑब्लिगेशन होती है कि उसने ऑप्टिममली यूटिलाइज करनी है रिसोर्सेज को। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस की वो ऐसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि रिड्यूस बर्डन। जैसे कि हमने काम को डिवाइड कर दिया, सो अब जो है हर एक बंदे के पास बर्डन भी कम हो गया। मान लीजिए पहले एक बंदा था, उसने जो है उसका नाम था ए, ठीक है, उसने क्या करने थे 10,000 प्रोडक्ट्स बनाने थे। कुछ ज़्यादा ही हमने ले लिए, बर्डन कर लिया, पर एग्जाम्पल में आप कुछ भी फिगर्स ले सकते हो। 10,000 करने थे। अब जो है डिवीजन ऑफ लेबर हुई, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो हुआ कम फॉर्म में। सो ए बी सी 3 बंदे थे। अब इनमें जो है 10,000 की जगह काम डिवाइड हो गया। इस ये कहता है मेरे पास स्किल्स है, मुझे 5 भी दे दो तो चलेगा। ये कहता मुझे थोड़ी कम देना, तो इसको हमने 2 दे दिए, ठीक है। और ये कहता मुझे 3 थे, तो जितने बच गए। सो ये हमने काम को डिवाइड कर लिया, रिड्यूस हो गया बर्डन। नेक्स्ट आ गया स्मूथ फंक्शनिंग। कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जो टास्क है वो अलग अलग बंदों को दिया जाता है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी होती है। सो इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना एफिशिएंटली बड़ा ज़रूरी है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्मूथली फंक्शन करे। नेक्स्ट आ गया कॉपरेशन। कहते हैं जो कॉपरेशन है ना, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल से बनती है। ज़्यादा लोग होते हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना चाहिए सो दैट कि वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लें। नेक्स्ट आ गया कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करो। जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स वेल डिफाइंड होंगे, उन लोगों को पता है उन्होंने क्या काम करना है, कैसे करना है, सब कुछ क्लियरली डिफाइन है, तो ऑब्वियस है चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी बड़े कम होंगे। नेक्स्ट आ गया सिस्टमेटिक वर्क। सिस्टमेटिक वर्क कहता है कि जो वर्क है ना उसे सिस्टमेटिकली करो, कि अगर आपने अथॉरिटी को डेलीगेट किया और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन किया। देखिए जो अथॉरिटी होती है वो हमेशा डेलीगेट की जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा डिफाइन बताई जाती है। अगर एक बंदा उसके पास अथॉरिटी है तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के अथॉरिटी नहीं हम किसी को देते, ठीक है जी। सिस्टमेटिक वर्क है कि उसको हमने सिस्टमेटिकली उसकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग काम भी प्रोवाइड करवा देना। सर्विस मोटिव मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का कि सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उन्हें। मैनेजमेंट ईजी हो जाती है जब हम अथॉरिटी को डेलीगेट कर देते हैं, तो हमारा काम जो है ईजी हो जाता है मैनेजमेंट का। सो मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट थिंग्स पे फोकस कर सकती है। मान लीजिए ए एक बंदा है, वो सीईओ है। अगर उसने अथॉरिटी डेलीगेट नहीं की तो उसने जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं फाइनेंस का या और भी कोई बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, तो वो उस पर फोकस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका ध्यान जो है वो डाइवर्ट होगा किन किन टॉपिक्स पे। कि अगर मान लीजिए कोई जो है कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उस पर भी उसका ध्यान जाएगा। कोई फैक्ट्री वर्कर्स नहीं आ रहे हमारे पास, तो उस पर भी उसका ध्यान जाएगा। तो इन सभी के लिए वो ताकि इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे फोकस करे, अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट करेगा कि कॉन्फ्लिक्ट को देखेगा बी, फैक्ट्री वर्कर्स को देखेगा सी, ऐसे ऐसे वो अथॉरिटी डेलीगेट कर देगा और इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में देगा। नेक्स्ट आ गया इकोनॉमी इन टाइम एंड सेव एफर्ट्स। बिल्कुल, जब एक बंदे ने वो काम नहीं करना, अलग अलग बंदों को उसने दे दिया, डिवाइड कर दिया अपना काम, तो इससे उसका टाइम भी बचेगा, उसके एफर्ट्स भी बचेंगे। प्रोडक्टिविटी, अगर बिजनेस स्ट्रक्चर हमारा वेल डिफाइंड है तो ऑब्वियस हमारी स्मूथ फंक्शनिंग होगी, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है जी। ये आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंस। जो इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना वो जनरली सेम होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आप उनको मोल्ड करके लिखिए तो इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं। कॉमन इंटरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में कि वो बिल्ड करे कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये नहीं है कि एंटरप्राइज एक है और ऑब्जेक्टिव्स हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग। नो डाउट कि छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स जो है सब ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं, लेकिन जो बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो सभी का कॉमन ही होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं अगर हर बंदे का रोल वेल डिफाइंड होगा, उसे पता है उसने क्या काम करना है, तो एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी ऑर्गेनाइजेशन की। कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करेगा। हर अगर वही बात आ गई कि हर बंदे को हमने ड्यूटीज़ असाइन की हुई हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको डिफाइंड है, पता है उसको कि उसने क्या करना है, तो इससे क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं होंगे और कोऑर्डिनेशन भी आएगी। कैसे कोऑर्डिनेशन आएगी कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वही होती है जो अपनी एक्टिविटीज़ को फर्दर सब डिवाइड भी करती है और उन्हें अच्छे से जो है प्रोवाइड करती है नॉलेज एम्प्लॉयज़ को कि उन्होंने क्या काम करना है और कैसे किस कोऑर्डिनेशन में करना है। नेक्स्ट आ गया इंकरेज इनिशिएटिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग। अगर गुड ऑर्गेनाइजेशन वही होती है जो स्कोप प्रोवाइड करती है कि इनिशिएटिव्स और क्रिएटिव थिंकिंग कर सकते हैं उसके एम्प्लॉयज़। ऐसे क्या होगा कि जो है डायनामिक हो गए
ऑर्गेनाइजेशन और रिस्पॉन्स भी बढ़ेगा न्यू सिचुएशंस की तरफ, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे जिससे अल्टीमेटली प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। कैसे होगा? क्योंकि मान लीजिए आप इस प्रोडक्ट में डील कर रहे हो जिसमें अब आपको प्रॉफिट हो चुका है और उतना ही हो रहा है, कोई एम्प्लॉय आया, उसने क्रिएटिव थिंकिंग की, इनिशिएटिव लिया और क्रिएटिव आइडिया दे दिया, उससे आपके प्रॉफिट्स और बढ़ गए। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, फिफ्थ है डिसीजन मेकिंग। कहते हैं अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो फैसिलिटेट करती है डिसीजन मेकिंग टाइमली। सो इसीलिए उसने अथॉरिटी डेलीगेट की होती है जिससे हमारा टाइम भी बचता है। स्मूथ फंक्शनिंग, गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो क्लियरली डिफाइन करता है कि हायरार्की क्या होगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, और असाइन करता है अथॉरिटी और ड्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हर एक बंदे को, हर एक पोजीशन पे जो बंदा है। इससे क्या होगा कि अच्छे से कम्युनिकेशन होगी और इफेक्टिव हमारा स्मूथ फंक्शनिंग होगी। नेक्स्ट आ गया एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास। कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो साउंड जो है फाउंडेशन होती है इफेक्टिव मैनेजरियल कंट्रोल के लिए। मीन्स कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सारा कुछ प्रॉपरली डिफाइंड है तो ऑब्वियस हमारी मैनेजमेंट जो है वो भी अच्छे से कंट्रोल करेगी। जैसे कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, इन्हें ना प्रॉपर डिवीजन ऑफ वेरियस फंक्शंस एंड असाइनमेंट टू सूटेबल पर्सन्स। हमने पढ़ा हुआ पिछली क्लासेस में कि 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, और उन मैनेजमेंट के ये 5 फंक्शंस को इफेक्टिवली हम तभी कर सकेंगे जब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होगा। ठीक है, एक जो गुड ऑर्गेनाइजेशन होती है ना वो एक एसेट होती है मैनेजमेंट का, और इससे हमें हेल्प मिल जाती है कि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। नेक्स्ट आ गया बेटर ह्यूमन रिलेशंस। जब हर एक को पता है उसने क्या काम करना है, उसका वर्क उसे डिफाइंड है, उसकी स्किल के अकॉर्डिंग मिला है, इनिशिएटिव हम ले सकते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग को प्रमोट किया जाता है, तो उसमें क्या हो गया, एक फ्री एटमोसफियर हो गया जिससे ह्यूमन रिलेशंस भी अच्छे से बनेंगे क्योंकि हर एक बंदे को पता है कि उसकी लिमिटेशंस कहाँ तक हैं। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, एक जो गुड ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है ना वही हेल्पफुल होता है कि हम जो अपने बिजनेस को ग्रो और एक्सपैंड कर सकें। इससे क्या होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड और डाइवर्सिफाई करेंगे। डाइवर्सिफाई मीन्स पहले हम एक प्रोडक्ट में डील करते थे, अब हम 2-4 प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि इस एडिशनल एक्टिविटीज़ में कोई अलग से स्ट्रेन मीन्स मैनेजमेंट को बोझ नहीं लगेगी कि जब फिर वो बिजनेस को एक्सपैंड करेगी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट है। नेक्स्ट आ गया 10th पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ये इंपॉर्टेंस का, कि इंक्रीज करनी है प्रोडक्शन को और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना रिसोर्सेज का। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को पता है, वेल निटेड मीन्स उसका स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, क्लियर डिफाइंड रूल्स हैं, सब कुछ बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्डरली मैनर में चल रहा है सब कुछ। ठीक है, तो क्या होगा कि उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी और रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन भी ऑप्टिमम होगी, जैसे टेक्निकल इनोवेशंस आएंगी। इससे क्या होगा कि वो सभी जो न्यू रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं उसमें अपने आप को पूरा कर पाएगी। देखिए मैंने बड़े सारे पॉइंट्स हैं जो मर्ज किए हैं, जैसे ये वाला पॉइंट था। पीछे अगर हम देख लें, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, इजी कोऑर्डिनेशन, इंकरेज इनिशिएटिव, क्रिएटिव थिंकिंग। सो ऐसे पॉइंट्स को अगर आप अलग लिखना चाहते हैं तो अलग लिख लीजिए, सेम लिखना चाहते हैं तो सेम में लिख लीजिए। ठीक है, ये सब था, और एंड में हमने कंक्लूड कर देना कि ऑर्गेनाइजेशन जो एक मैकेनिज्म है जो डिटरमाइन करती है रिलेशनशिप पर्सन्स के बीच में। ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें हम इकट्ठे काम करते हैं अपने गोल्स को, रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। बड़े सारे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, बट उन सभी का मोटिव क्या है कि अपने गोल्स को अचीव करना। ठीक है जी, लास्ट में ये लाइन ज़रूर लिखनी है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बड़े सारे फॉर्म्स हैं, बट उन फॉर्म्स को हम क्यों अलग अलग फॉर्म्स हैं और हमें उनको क्यों चूज़ करते हैं अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग, सो दैट कि हमें जो डिज़ायर्ड गोल्स हैं वो अचीव कर पाएँ हम। ठीक है जी, सो ये था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस। इसमें जनरली हमने फोकस करना है ऑर्गेनाइजेशन से क्या क्या फ़ायदे होते हैं बिजनेस को, या ऑर्गेनाइजेशन सेटअप क्या होता है बिजनेस के लिए। ठीक है जी, आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो वीडियो चाहिए तो आप जो मैंने लिंक शेयर किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से क्लिक कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कोई भी डाउट है जहाँ नए टॉपिक्स पे कौन सी वीडियोस चाहिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फॉर द न्यू वीडियोस। थैंक यू।